इन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानों की तारीख के शुरू में किसी ने ये सोचा तक नहीं था कि आज 21st सेंचुरी का इंसान यूं एक लेविश ज़िंदगी गुजारेगा, यूं एक मिडिल क्लास इंसान एयर कंडीशनर्स यूज़ कर सकेगा। ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि एयर कंडीशनिंग भी ज़रूरी है, किन हालात में इंसान कहाँ से कहाँ तक गुज़रा, किस एसी से स्टार्ट किया और आज किस एयर कंडीशनर तक पहुँचा है। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ एयर कंडीशनर्स पे, कहाँ से एयर कंडीशनर स्टार्ट हुए और आज वो कहाँ तक जा पहुँचे हैं। ये बात स्टार्ट होती है सन 1840 में, जब मेडिकल साइंस इस नतीजे पे पहुंची कि अगर मलेरिया के पेशेंट के लिए आप रूम टेम्परेचर को काफ़ी कम कर दें तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। ये असाइनमेंट सौंपेंगी डॉक्टर जॉन गोरी को। और डॉक्टर जॉन गोरी वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ पे काम स्टार्ट किया कि कैसे एयर कंडीशनर्स को पॉसिबल बनाया जा सकता है। स्टार्ट में फ्लोरिडा की फ्रोजन लेक से आइस को ट्रेवल करवाया जाता था डिफरेंट हॉस्पिटल तक। डिफरेंट हॉस्पिटल में आइस के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे जाते थे टू रिड्यूस दी रूम टेम्परेचर। बस इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। सबसे बड़े जो चैलेंजेस थे वो लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे। आइस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना टाइम बहुत लगता था, कास्ट बहुत ज़्यादा आती थी। डॉक्टर साहब ने जो सबसे पहली अटैम्प्ट की वो ये अटैम्प्ट थी कि उन्होंने एक मशीन इन्वेंट की। उस मशीन से उन्होंने कूलिंग मैकेनिज्म प्रोड्यूस किया और ये वाला एक्सपेरिमेंट 1851 में एक पेशेंट के साथ किया गया। उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया तो वो जो मलेरिया का पेशेंट था उसकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होगी। ये जो मशीन थी, ये जो पहला एयर कंडीशनर था, इसका सफ़र यहाँ तक ही था। उसकी वजह ये है कि मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सका और सक्सेसफुल ना होने की वजह कोई टेक्निकल रीज़न नहीं थी। जो फाइनेंशियल असिस्टेंट थी, जो शख्स इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, उनकी अचानक डेथ हो गई और ये सफ़र यहाँ पे ही तमाम हुआ। ये जो एयर कंडीशनर था ये आगे नहीं बढ़ सका। फिर कई सालों तक ये सफ़र जारी रहा। आर्टिफिशियल कूलिंग के लिए फ्रोज़न जो आइस थी उसका यूज़ होता रहा। फिर यहाँ एंट्री होती है मेरी तरह बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, जिनका नाम था विलिस कैरियर। ये एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जहाँ पे पब्लिशिंग होती थी, जहाँ डिफरेंट किस्म की बुक्स पब्लिश होती थी। वहाँ एक इशू आया। वो इशू ये था कि ह्यूमिडिटी की वजह से रिंकल्स आ जाते थे उस बुक के पेजेस में। ये असाइनमेंट सौंपी गई डॉक्टर विलिस कैरियर को। उन्होंने इस पे काम किया। जो मशीन उन्होंने इन्वेंट की वो ना सिर्फ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करती थी बल्कि रूम टेम्परेचर भी काफ़ी कम कर देती थी। जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनर्स हैं उनका जो फादर है वो इन शख्स को कहा जाता है। सन 1904 ये वो साल था जिस साल इंसान ने ये सोचना शुरू किया कि ये इस एयर कंडीशनिंग के कंसेप्ट को मैं कमर्शियल बिल्डिंग में अप्लाई करूं। सबसे पहले जो कमर्शियल बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया गया, जो एप्लीकेशन की गई, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसके अंदर एग्जीबिशन होनी थी। उस एग्जीबिशन की प्रिपरेशन के दौरान एक प्रिंसिपल को, एक कंसेप्ट को यूज़ किया गया। उस बिल्डिंग में 35,000 क्यूबिक फीट पर मिनट की स्पीड से एयर की क्रॉसिंग करवाई गई और वहाँ पे कूलिंग स्टार्ट हुई। बट ये 1920 की बात है जब पहली दफ़ा प्रॉपर एयर कंडीशनिंग की गई एक थिएटर में, जहाँ लोग हॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, हॉलीवुड के एक्टर्स देखते थे और वो बिल्कुल एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर देखते थे। वहाँ पे पहली दफ़ा किसी कमर्शियल प्लेस पे मॉडर्न एयर कंडीशनर्स यूज़ किए गए। वहाँ जो सबसे बड़ा जो डिफेक्ट था, जो सबसे बड़ा फॉल्ट था, वो जो एयर की कूलिंग थी वो अनइवन कूलिंग थी। वो इतनी अनइवन थी कि ऊपर वाले हिस्से में कुछ और कूलिंग होती थी, नीचे वाले हिस्से में कुछ और कूलिंग होती थी। इस तरह का इफेक्ट आता था कि बाज़ औक़ात वहाँ बैठे हुए लोगों को अपने पाँव ढांपने पड़ते थे। फिर कुछ सालों के बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर एक थिएटर था, वहाँ जाकर इस एयर कंडीशनर्स को कुछ मॉडिफाई किया गया। पहले वाली जो कमर्शियल बिल्डिंग थी, पहले वाला जो थिएटर था, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग थ्रू लोअर वेंट से क्रॉस करवाया जाता था। यहाँ पे थ्रू हायर वेंट एयर कंडीशनर्स की जो एयर है उसको क्रॉस किया गया। उससे ये फ़ायदा हुआ कि आपकी जो एयर कंडीशनिंग है वो यूनिफॉर्म होगी और वो अपने बेस्ट लेवल पे काम करना स्टार्ट होगी।
सन 1922 इन द मंथ ऑफ मे रिवोली थिएटर, यहाँ पे एक न्यू एयर कंडीशनर्स की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये वो वाली टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर कम मूविंग पार्ट्स थे और कंप्रेसर की स्टेजेस भी कम थी। ये रिलेटिवली एक स्मॉल सिस्टम था एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स और ये लेस एक्सपेंसिव सिस्टम था। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था इन द वर्ल्ड ऑफ एयर कंडीशनर्स, बट ये अगेन सुटेबल नहीं थे फॉर होम्स, क्योंकि जब होम्स के लिए इनकी एप्लीकेशन को देखा गया तो ये होम के लिए बड़े भी थे और एक्सपेंसिव भी थे। सन 1929 फ्रिजडेयर ने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया एक स्प्लिट सिस्टम। ये सिस्टम एक्सपेंसिव था, भारी था, बड़े साइज़ का था, बट इसमें जो सबसे बड़ा मसला था कि रिमोटली कंट्रोल कंडेंसर यूनिट था। कुछ सालों के बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने एक कम्पैक्ट यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया। वो कम्पैक्ट यूनिट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एक साल में उस वक्त जनरल इलेक्ट्रिक 32 यूनिट प्रोड्यूस करने में कामयाब हुआ और 32 यूनिट मार्केट में सेल करने में कामयाब हुआ। ये वही साल था जिस साल में 3 साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की जिनमें थॉमस मिडगले, एल्बर्ट हेनी और रॉबर्ट शामिल थे। इन तीनों ने एक रिसर्च की और वो कामयाब हुए एक ऐसा कूलेंट प्रिपेयर करने में जो नॉन फ्लेमेबल था। CFC को यूज़ करते हुए यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ किया और एक डिफरेंट नोयत का कूलेंट तैयार किया। कई सालों तक ये कूलेंट यूज़ होता रहा इन द वर्ल्ड ऑफ एयर कंडीशनर्स। राइट आफ्टर 10 ईयर्स साइंटिस्ट इस रिसर्च में कामयाब हुए कि ये कूलेंट तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ही नहीं, ये बाइस बनता है ओजोन लेयर को तबाह करने में। इस कूलेंट पे बैन लग गया। इसके बाद जो रिसर्च थी उसमें HFC हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स इन्वेंट हुए, उनका इस्तेमाल किया गया। उनकी मदद से एक नया कूलेंट प्रिपेयर किया गया जो नॉन फ्लेमेबल था, यूज़र फ्रेंडली था, एनवायरनमेंट फ्रेंडली था और कई सालों तक ये वाला कूलेंट एयर कंडीशनर्स की दुनिया में यूज़ होता रहा। 1932 एयर कंडीशनर्स की दुनिया में इस साल को ईयर ऑफ होम एयर कंडीशनर्स कहा जाता है। 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था H स्कट्स और JQ शर्मन, ये कामयाब हुए एक ऐसी कम्पैक्ट मशीन बनाने में जिसको आप घर की विंडो में रखें और उससे अपने रूम को ठंडा कर लें। इंजीनियर हेनरी ग्लॉसन ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस विंडो AC को, इस कम्पैक्ट AC को मॉडिफाई किया और मॉडर्न विंडो AC बनाने में कामयाब हुए। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न विंडो AC बनाया और जिसको कई सालों तक यूज़ किया गया। इस टेक्नोलॉजी को कई सालों तक यूज़ किया गया। 1932 से लेकर 1947 तक 43,000 यूनिट प्रोड्यूस किए गए और 43,000 यूनिट मार्केट में सेल किए गए, यूज़ किए गए। एक हॉस्पिटल से स्टार्ट की गई ये एयर कंडीशनिंग बाद में यूज़ की गई कमर्शियल प्लेसेस पे, थिएटर्स में, इंडस्ट्रियल जगहों पे और बाद में घरों में यूज़ की गई। 1939 ये वो साल है जब इंसान ने ज़रूरत महसूस की इस चीज़ की कि इस एयर कंडीशनर्स को ड्यूरिंग ट्रैवल भी यूज़ किया जाए, गाड़ी में भी यूज़ किया जाए। शुरू में गाड़ी के लिए जो एयर कंडीशनर्स की टेक्नोलॉजी थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। कुछ देर के लिए एयर कंडीशनर जब ऑन किया जाता था उससे कूलिंग होती थी तो आपकी जो गाड़ी है वो हीट अप हो जाती थी। ऑनर को, ड्राइवर को गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी, AC बंद करना पड़ता था, फिर उसका टेम्परेचर मेंटेन होता था। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इंसान तरक्की करता गया, नई से नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता गया, न्यू फार्मूलाज को यूज़ करता गया। आज हम मीलों ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी एयर कंडीशनिंग की वजह से गाड़ी या जहाज़ हीटअप हो चुका हो और हमें रोक के अपनी एयर कंडीशनिंग को बंद करना पड़े। ये इंसानी तरक्की है, ये इंसानी जहन है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और इस चीज़ को कहाँ तक ले। एयर कंडीशनिंग की दुनिया में ये चीज़ें चलती रही, इंसान तरक्की करता गया, नई से नई टेक्नोलॉजी आती रही, नई से नए डिज़ाइन आते रहे, नई से नई चीज़ों पे काम होता रहा। सन 1960 ये वो साल था जब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सन 1970 में एनर्जी क्राइसिस आए। ये बात फील की गई कि बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे एयर कंडीशनर्स यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आए। सन 1992 में इस बात को सोचा गया, ये स्टेप लिया गया, ये डिसीजन लिया गया कि एनर्जी कंजर्वेशन पे काम किया जाए।
फिर जहाँ नई टाइप्स की नई टेक्नोलॉजी की बात होती थी, वहाँ ये बात भी होती थी कि कौन से एयर कंडीशनर्स इन्वेंट किए जाएं, कौन से एयर कंडीशनर्स बनाए जाएं जो कम एनर्जी लेते हैं। ये बात चलती रही, फिर विंडो एसी कन्वर्ट हुआ वॉल माउंटेड एसी में, कैसर टाइप एसी में, फ्लोर स्टैंडिंग एसी में, बहुत सारी टाइप्स में। फिर जो कूल ओनली नॉर्मल कन्वेंशनल एसी था वो टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हो गई इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में। जहाँ स्मार्ट और अच्छे डिज़ाइन आते रहे वहाँ एनर्जी कंजम्पशन भी कम से कम होती रही। इस बात का अंदाज़ा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि 1992 जब एनर्जी कंजर्वेशन का आगाज़ हुआ था एयर कंडीशनर्स की दुनिया में, तब के एयर कंडीशनर और आज के एसी में 50% कंजम्पशन का डिफरेंस है। ये बात ह्यूमन हिस्ट्री के स्टार्ट में कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी कि आज एक इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान यूं एक लेविश लाइफ गुजारेगा, यूं एयर कंडीशनर्स के मज़े लेगा। उस दौर में जो वहाँ के जो बादशाह थे उनको दो लोग जब मैनुअली एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करते थे, हाथ के जो फ़ैन होते थे उससे हवा देते थे, तो वो फ़ख्र फील करते थे। उस इंसान ने ये सोचा भी नहीं था कि 21st सेंचुरी का इंसान, 21st सेंचुरी का मिडिल क्लास इंसान इतनी तरक्की कर लेगा कि उसके लिए एयर कंडीशनर्स एक आम सी चीज़ होगी। ये बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, आगे इंसान ने और तरक्की करनी है, नए डिज़ाइन आने हैं, नई टेक्नोलॉजी आनी है, नई चीज़ों पे इंसान ने काम करना है। थैंक यू।